Hello students, welcome to PractiLearn. This is खुशबू your biology mentor. बेटा लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन का ही फर्स्ट टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन का सेकंड टाइप जो आपका है एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या और कौन से ऑर्गेनिज्म इसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है, बट जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, खाना जो टूटेगा वो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज नहीं करता। ठीक है, जैसा कि आपका लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फूड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस इसके अंदर भी होती है, दोनों एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन जो उसमें ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन की मदद से होता है। उसमें जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, वो किसमें होगी, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है आपकी वो साइटोप्लाज्म में होती है। इन साइटोप्लाज्म इसमें भी जो आपका वो है ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंस है। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में 3 मॉलिक्यूलर चेन होती है। उसी तरीके से ग्लूकोज को 3 मॉल से तोड़कर हम 2 मॉल में कन्वर्ट करते हैं, पायरुवेट बनाते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी ग्लूकोज को तोड़कर हम पायरुवेट ही बनाएंगे। ठीक है, पायरुवेट ही बनाएंगे। पायरुवेट बनेगा जो कि आपका 2 मॉल का होता है। इसमें 3 मॉल की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, पायरुवेट हम माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर हम आपकी क्या बना रहे थे, एनर्जी बना रहे थे। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और इस जो रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो किस में चलता है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चलता है, लाइक ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के अंदर से कि एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन की हमने बात की थी कि ह्यूमंस के अंदर चलता है, उसी तरीके से आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ईस्ट में चलता है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर चलता है। इसके अंदर क्या होता है, उसमें तो हमने पायरुवेट से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनाई थी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है लेकिन वाटर का रिलीज नहीं होती, इसमें वाटर नहीं रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट से डायरेक्ट इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड आपकी एनर्जी बनती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एनर्जी के अमाउंट की, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक की कंपैरिजन में एनारोबिक में बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, पायरुवेट से डायरेक्ट हम इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बन गया आपका, इथेनॉल बनने के बाद क्या होगा, CO2 बनेगा प्लस आपकी एनर्जी बनती है। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। जो क्या होती है, इसके अंदर ओनली 2 ATP रिलीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी कम रिलीज हो रही है। आपने फ्रेगमेंटेशन वर्ड के बारे में सुना होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी एनारोबिकली क्या होती है, एनर्जी बनाई जाती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर उससे क्या बनाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है, इथेनॉल बनता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलता है। कॉमनली अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो इन ईस्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ईस्ट में होता है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, या हम रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होती है जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है। यहाँ ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट ही बनाया जाता है। पायरुवेट जो होता है उसमें तो डायरेक्ट हमने एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में
तोड़ा था, यहाँ पर किसमें टूटता है, इथेनॉल और आपके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। लेकिन इसमें जो एनर्जी निकलती है वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम निकलती है, ओनली 2 एटीपी। अब आप देख सकते हो कितनी कम एनर्जी में 38 एटीपीज थी, तो यहाँ कितनी कम एनर्जी रिलीज होती है। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी यही रेस्पिरेशन चलता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो हमने बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चलता है, क्या आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन के अंदर भी होता है। अब आपको शॉक लगा कि मैम ह्यूमन के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक कैसे हो सकता है। तो ह्यूमन के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट यहाँ तो क्या था, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एब्सेंस इन ऑक्सीजन, हम एब्सेंस इन ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, आपकी ह्यूमन की बात करें, उसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा वो चलेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में चलता है। कैसे चलेगा वो हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उतनी एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, हमें लगातार एनर्जी कैसे मिलेगी, जब लगातार हमें ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जब बिना इंटरप्ट किए, बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंचती रहेगी, तो उससे क्या लगातार आपकी एनर्जी बनती रहेगी, उतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए और उतनी एनर्जी वो रिलीज करवाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जितनी मेरी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। जब उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उतने अमाउंट में हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी उसके लिए क्या करती है, उसके लिए इस वाले रेस्पिरेशन को, एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करती है। कैसे करती है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समझ में आ गया। अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो चलेगा आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन में, कि जब ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। होगा क्या, देखिए हम दौड़ लगाते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब आजकल तो जिम जाते हैं सब बच्चे, तो आप सब देखते हो कि जिम जाने के बाद क्या होता है, आप फर्स्ट डे सेकंड डे जब जिम जाते हैं तो थर्ड डे आपकी बॉडी में पेन होता है, जगह जगह आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, टफनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। क्यों होता है, इसका कारण ये है। कैसे है, अब ध्यान से सुनना। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कब चलेगा, जब ऑक्सीजन, देखो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उस दौरान क्या है, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दौरान क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो आपकी लिमिटेड है, आप उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उतनी एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी। तो वहाँ क्या होगा, तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो आपकी मसल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, जब इनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। जब सफिशिएंट इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपका जो मसल सेल्स हैं वो स्टोर जो ग्लूकोज है उसको एनारोबिकली तोड़ना शुरू कर देंगी, वो उसको एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर देंगी। और जब एनारोबिकली वो ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस हुई, क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल में होती है। लेकिन क्या होगा, पायरुवेट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो मसल्स के अंदर क्या होगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ना ही रिलीज होता है आपका वाटर। यहाँ रिलीज हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, वो एनर्जी भी कमी होती है। बट जो लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज होता है उसका वो कारण है जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज के बाद पेन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ग्लूकोज को मैंने तोड़ लिया, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कर ली। अब ग्लाइकोलाइसिस अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी तो पायरुवेट बन गया आपका, ठीक है। अब पायरुवेट बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नहीं है, आप लैक ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन तो है बट कम है, जितनी चाहिए उतनी उसकी बॉडी को नहीं मिल रही। और ये वाला जो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की हम बात करें कि ह्यूमन में कैसे चलेगा, तो ह्यूमन के अंदर ये चलेगा आपकी मसल्स के अंदर, इन
मसल्स सेल्स, ठीक है, हमारी मसल स्केलेटल जो मसल्स होती है इनके अंदर चलता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान यही सबसे ज्यादा वर्क करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ये इन्हीं के अंदर होता है ना, मूवमेंट जो होती है इनकी वजह से होती है। तो जब वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या नहीं पहुंच पाए, तो मसल्स के अंदर जो फूड स्टोर है ये उसको उसके सेल्स क्या करेंगे, अपना ग्लूकोज तोड़ना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन की कमी में ही। ऑक्सीजन के पास है ना, इस कमी में टूट गया, तो वहां क्या होगा, डायरेक्ट क्या बना देंगे वो, लैक्टिक एसिड बना देंगे। क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी तो चलो यूज कर ली हमने, लेकिन लैक्टिक एसिड का क्या होगा भैया। लैक्टिक एसिड जो होता है जब रिलीज होता है ना, तो जहां रिलीज होगा वहां वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहां इकट्ठा होकर वो जम जाएगा। ठीक है, इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद हमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, दर्द करती हैं। और जो क्रैम्प आप फील करते हो ना, वो इसके एक्यूमुलेशन की वजह से ही आप फील करते हो। इसलिए आपको बाद में बोला जाता है कि आप वार्म या गर्म पानी से अपना सेक करें, या आपको गरम उसे हीट से आपको सेक करना चाहिए, ताकि से जो ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमा हुआ है ये धीरे धीरे डिजोल्व हो। ठीक है, और डिजोल्व होने के बाद ये वापस से आपका ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। ठीक है, और पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आपका यहाँ पे एक चीज आती है कि मैम हमें स्टार्टिंग के डेज ही दर्द होता है, फिर बाद में तो जब हैबिट हो जाती है तो दर्द क्यों नहीं होता, क्या कब जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होता। देखो बेटा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्टिंग से हम नहीं कर रहे हैं, एकदम से जब हम शुरू करते हैं तो हमारी ना बॉडी क्लॉक होती है, वो हैबिट जिस तरह की हम डालते हैं हमारी बॉडी को उस तरह की डल जाती है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही थी, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी नॉर्मल थी। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारे कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि उन लोगों को हैबिट हो चुकी है, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से उनके लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमें नॉर्मल है। तब स्टार्टिंग में जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, उस टाइम इतनी एनर्जी हम नहीं बना पाते हैं हमारी बॉडी, तो हम ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है मसल्स के अंदर, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी उस तरह से अडेप्ट होती चली जाती है, उस तरह की हैबिट में आती चली जाती है, इसलिए बाद में फिर हमें इतना पेन नहीं होता, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम उतनी ऑक्सीजन फिर अपनी बॉडी में लेने शुरू कर देते हैं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेली अगर वो वर्क करेंगे तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हैबिट में चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ, ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, जो कि चलता है आपकी मसल सेल्स के अंदर। और इससे पहले जो डिस्कस किया था ये हमने किया था किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट, और आपका क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसमें 2 ATP रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एज अ फ्यूल, ना वाटर रिलीज होगी, यहाँ डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिस एनर्जी का यूज हमारे कौन, मसल सेल्स कर लेते हैं फॉर विग्रसली एक्सरसाइज। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में चलता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बारे में भी बताया था वैसे तो, पर एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, ब्रीदिंग के बारे में अब तक आप जो पढ़कर आए हो वो ये पढ़कर आए हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट है जो कि ब्रीदिंग कहलाता है, कि हम इनहेलेशन करते हैं ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इसमें जो हमने ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लिया, उस ऑक्सीजन की मदद से सेल के अंदर आपका क्या है, फूड का ऑक्सीडाइज किया जाता है, फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज कराई जाती है, जो एटीपी की फॉर्म में आपकी स्टोर हो जाती है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस जो है आपका जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्या है, बस आपकी बॉडी से वो बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ठीक है, फिजिकली वर्क हो रहा है। लेकिन आपकी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हम एटीपीज बना रहे हैं, केमिकल प्रोसेस चल रही है, इसमें खाने को तोड़कर हम एटीपी बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एज अ फ्यूल एयर हमारी बॉडी से बाहर
निकाल दी जाती है। ठीक है, आपका इसके बाद आपका आता है वाटर। वाटर भी हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है। सेकंड थर्ड जो आपका रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग के डिफरेंस की हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर सर्टेन ब्रीदिंग जो है उसके अंदर सर्टेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। सिर्फ कुछ ऑर्गन से कि आपका लंग्स है, डायफ्रागम है, फेरिंग्स है, आपकी मसल कैविटी है, ये इन्वॉल्व है। लेकिन आपका जो इसकी बात करें हम किसकी, रेस्पिरेशन की, इसके अंदर आपकी एवरी सेल के अंदर चलता है, तो इस सेलुलर लेवल पर चलता है। आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलता है, उसमें सर्टेन ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ब्रीदिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन एंड आपके ब्रीदिंग की, तो रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर लेवल इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी है, लेकिन आपकी ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी है, उसमें सेल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ऑर्गन इन्वॉल्व है, मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग का डिफरेंस था कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ब्रीदिंग सिर्फ आपके रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन के अंदर हम खाने को तोड़कर उससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं, जो सेल अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं। ये था आपका रेस्पिरेशन के टाइप्स। सेकंड टाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, जो कि स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन से ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, वो हम धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप हमारे देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। बेटा इस वीडियोस को और इससे प्रीवियस वीडियो को ढंग से देखना। अगर आप ढंग से देखोगे, समझोगे, उसके बाद ही आपको आगे का रेस्पिरेशन समझ में आएगा, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रोसेस है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए इसको क्लियर कर लेना। जब ये चीजें दिमाग में क्लियर होंगी तब आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन समझ में आएगा। ठीक है, इन एनिमल समझ में आएगा, इन प्लांट समझ में आएगा। तो इसके बाद हम जो रेस्पिरेशन करेंगे वो प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन तीनों का करेंगे, पर अलग अलग वीडियोस में, और ह्यूमन का हम और डीपली कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करेंगे। तो आप हमारी सीरीज ध्यान से देखते हुए चलना। थैंक यू।